रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक़्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। ज़िंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज़ कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 10। अहमद साहब ने बताया कि आज रात 9 बजे रवानगी है। हमारी तैयारियां ही क्या थी, रात को ठीक 9 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच गए। अहमद अलबैदी के साथ उसका एक कॉवीहिकल गुलाम अबूदा भी था। इस तरह हम पांचों बजरिया तैयारियां लंदन रवाना हो गए। तवील सफ़र था। कौसर साहबा भी फिर बेहजाब हो गई थी। रास्ते में कोई ख़ास बात ना हुई और तैयारा लंदन के एयरपोर्ट पर उतर गया। यहाँ नए लोगों से मुलाकात हुई। कर्नल डिक्सन सुर्ख रंग का एक इंतहाई हंसमुख इंसान था। हालांकि सख्त सर्दी थी, लेकिन डिक्सन के पूरे ख़ानदान ने एयरपोर्ट पर हमारा इस्तकबाल किया था। वो नवाब फ़िरोज़ुद्दीन से बुरी तरह चिमट गया और फिर उसने कौसर को भी खींचकर सीने से लगा लिया था। खुद उसके साथ बड़े हसीन चेहरे थे। तकरीबन 15 अफराद, जिनमें 3-4 नौजवान, 2 बूढ़े और बाकी औरतें थीं। मेरी भी खूब पज़ीराई की गई थी और फिर लंबी लंबी कीमती कारों में ये काफ़िला कर्नल डिक्सन की रहायशगाह की तरफ चल पड़ा। बाद में मालूम हुआ कि कर्नल डिक्सन की रहायशगाह यूं तो लंदन के एक बारौनक इलाके में भी है, लेकिन उसकी दही कोठी एक इंतहाई खूबसूरत इलाके में थी और हम लोगों को उसी कोठी में ले जाया गया। पुराने तर्ज़ तामीर की एक इंतहाई हसीन इमारत थी जो एक पुरफ़िज़ा और ख़ूबसूरत इलाके में वाक़या थी। कर्नल डिक्सन के ज़ौक़ की मैंने भी दिल में दाद दी थी। एक कमरा मुझे, एक कमरा अहमद साहब और उनके मुलाजम को, दूसरा नवाब साहब और कौसर को दिया गया। हम बराबर ही कर्नल डिक्सन की ख्वाबगाह भी थी। बड़ा ही लुत्फ़ आया। आज़ादाना माहौल कह के बिखरे हुए थे। कर्नल डिक्सन की 7 लड़कियां और 2 लड़के थे। सिर्फ एक लड़की शादीशुदा थी जो अपने शोहर के साथ मुकीम थी। बाकी सब की सब गैर शादीशुदा और हंसने हंसाने वाली थी। हर वक्त कह के और हर वक्त नत नई तफरीहात। कौसर साहबा माशाल्लाह फिर अपने रंग में मस्त हो गई थी और लुत्फ़ की बात यह थी कि उन्होंने डिक्सन की एक साजजादी को मेरी तरफ इत्तफ़ाक़ से आगाह किया था कि मैं पहले उनका ड्राइवर था और अब उनके डैडी ने मुझे अपना सेक्रेटरी बना लिया है। खूबियों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे घर के एक फ़र्द की सी हैसियत हासिल है, वरना मेरी असलियत कुछ नहीं है। और मैंने दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा किया था कि मेरी अहमियत के उसके अलावा कुछ नहीं। माशाल्लाह 2-1 बार उन्होंने मुझे झिड़क भी दिया था और मैं खुश था कि कोई हादसा रूनमा होते होते रह गया। अजीब लड़की थी, वाकई बेहद अजीब। ना जाने उसकी शख्सियत पर कौन से रंग मुसल्लत थे। तीसरे दिन कुछ और मेहमान भी आ गए। ये सब महम जो थे। एक साहब फ्रांस से आए थे। 2-3 अफराद लंदन ही के थे। नवाब साहब भी उन लोगों में घिरे हुए थे, इसलिए अमूमन आजकल तन्हाई ही रहती थी। यहाँ शायद 10-15 रोज़ के क़याम का प्रोग्राम था, क्योंकि दूसरे लोग भी आ रहे थे और यहीं से ये पार्टी अफ्रीका से रवाना होने वाली थी। लेकिन चौथे दिन एक काबिल ज़िक्र वाक़या रूनमा हुआ। कर्नल डिक्सन के चौथे नंबर की साहबजादी मरीसा अचानक मेरे ऊपर मेहरबान हो गई और उनके यहाँ इश्क के अंदाज़ो अज़वार ज़रा मुख्तलिफ थे।
पर्दा तो किसी के थी नहीं। मैं इस वक्त कर्नल डिक्सन की कोठी के अकब में एक खूबसूरत झील के किनारे एक पत्थर पर बैठा पानी में बिनती बगड़ती लहरों को देख रहा था कि मरीसा वार्द हो गई। हेलो, उन्होंने अकब से कहा और मैं चौंक पड़ा। हेलो मिस, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। मरीसा, उसने बताया। थैंक यू। आप तन्हा क्यों बैठे हुए हैं? वो बोली। कोई ख़ास बात नहीं है मिस मरीसा। आपका नाम सरफराज है ना? जी। आपकी शख्सियत बेहद पुरइसरार है। जी, मैंने उसे देखा। सारे मशरक़ी पुरइसरार होते हैं। अंकल फ़ेरोज़ भी मेरे लिए हमेशा एक पुरइसरार राज रहे। डैडी कहते हैं कि वो बेहद अजीब इंसान हैं। जी, मैंने एक गहरी सांस ली। क्या पुरइसरार लोग दिलकश नहीं होते? शायद होते हैं। आप शायद मुझसे गुफ्तगू नहीं करना चाहते। अचानक वो तिनक गई। अरे नहीं, आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? मैं चौंक कर बोला। आपके मुख्तसर जवाबात से। सॉरी मिस रीता। इसके अलावा आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। सॉरी, आइए तशरीफ़ रखिए मिस मरीसा। थैंक यू। दूसरे पत्थर पर बैठ गई हो और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सचमुच मिस कौसर के सर्वेंट हैं? हाँ। लेकिन आप तो बेहद स्मार्ट आदमी हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंकल फ़ेरोज़ आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वो खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं। जानते हैं, उन्होंने अंकल हार्वर्ड को आपकी तरफ से चैलेंज कर दिया है। किस सिलसिले में? शतरंज में। अंकल हार्वर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्होंने मॉस्को के टूर्नामेंट में 10 आदमियों से मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त भी दी थी। ओह, और मैंने एक गहरी सांस ली। क्या आप उनसे मुकाबला करेंगे? नवाब फ़िरोज़ुद्दीन ने हुक्म दिया तो ज़रूर करूँगा, मैंने कहा। लेकिन दिल ही दिल में मुझे थोड़ी सी उलझन ज़रूर हुई थी। न जाने हार्वर्ड कैसा खिलाड़ी हो। मैं तो सिर्फ अपने तौर पर खेलता था। किसी बैनुल अक़वामी खिलाड़ी से साबका ना पड़ा था। बहरहाल, आप अपने वतन की कुछ बातें करें मिस्टर सरफराज। मेरा वतन? मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरा वतन है और उसकी दिलकशी को कौन पा सकता है? क्या आप शादीशुदा हैं मिस्टर सरफराज? जी नहीं। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपको अपने बीवी बच्चे तो याद नहीं आते? वो हंस कर बोली। याद आने के लिए बीवी बच्चों के अलावा बहुत कुछ है। आपकी महबूबा? उसने सवाल किया और मुझे हंसी आ गई। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरी महबूबा भी अभी तक लापता है और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक मैंने अभी उसे नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? जैसे हुआ है, मैंने जवाब दिया। ओहो, मैं समझी, आपने अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की और ना मुस्तकबल करीब में करने का इरादा रखता हूँ। मुझसे भी नहीं, उसने कहा और मैं भूंच कर रह गया। बड़ा प्राणकर सवाल था, बेहद अजीब। ज़ाहिर है कि मुझे पसंद नहीं आया था। उसका जवाब भी क्या देता, खामोश रहा। मैं आपको पसंद करती हूँ सरफराज, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी जल्दी मिस मरीसा? अभी तो हमारी मुलाकात को चंद घंटों से ज़्यादा नहीं गुजरे। मैंने तअज्जुब से कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ मोहब्बत ज़रा मुख्तलिफ होती है। सालों में जाकर कहीं मामलात अस्तवार होते हैं। वो फरसूदा अंदाज हैं। अफसोस, मोहब्बत की जदीद तकनीक से अभी हम लोग नावाकिफ़ हैं। मैं सिखा दूंगी। अभी मुझे दूसरे बहुत से काम हैं मिस मरीसा, वापसी में देखा जाएगा। नहीं अभी। वो पत्थर से उठ गई। अरे नहीं, मैं भी मस्करी अंदाज में जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं अभी। वो मेरी तरफ लपकी और मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। तब झील के एक सिमत के दरख्त के पीछे से बहुत से कहके उभरे और मैं बुरी तरह ठठक गया। लड़कियों का गौल दरख्त के पीछे से बरामद हुआ था और उनमें कौसर भी शामिल थी। क्या हाल है मादाम मरीसा? कौसर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली। इडियट, फूल, मरीसा दांत पीस कर बोली। तुम शर्त हार गई। क्या समझी? तुम शर्त हार गई। कौसर बच्चों की तरह हंसते हुए बोली और उनका ख्याल था सरफराज साहब के मशरक़ के बाशिंदे मगरब के मुकाबले में ज़्यादा औरत परस्त होते हैं। इनका कहना था कि किसी नौजवान को ज़रा सी लिफ्ट दो, फ़ौरन राम हो जाता है। ये बड़े दावे करके आई थी और अब ये शर्त हार चुकी हैं। कौसर ने हंसते हुए कहा और मैंने सर पकड़ लिया।
الہی کون سے خبیر سے بنی ہے یہ لڑکی، کیا ہے یہ؟ اور اب تو وہ در حقیقت میری نگاہوں میں پر اسرار ہوتی جا رہی تھی۔ سوری مس مریسا، میں بھی شوق انداز میں بولا۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں پہلے سے ہوشیار کر دیا تھا؟ مریسا نے پوچھا۔ اب تم بیکار باتوں پر آ گئی، شرط لگانے کے فوراً بعد تم چل پڑی تھی۔ ہماری ان سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ کوثر نے کہا۔ آپ کی اطلاعات غلط ہیں مس مریسا، ہم لوگ اب حسن و عشق کی دنیا سے نکل آئے ہیں۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتی، تمہارے ہاں عورت کے سوا اور کیا ہے؟ اپنی کلاسیکل شاعری اٹھا کر دیکھ لو، آپ اپنے ہاں کے سارے انداز دیکھ لو، چاروں طرف عورت ہے، صرف عورت۔ شاعروں کی باتیں چھوڑے مس مریسا، عورت آپ کی شاعری میں بھی ہے۔ ویسے اپنے ہاں کے شاعروں پر میں شرمندہ ہوں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ مس مارلن دیکھو، یہ مریسا چڑ گئی ہے، کوثر نے احتجاج کیا۔ مریسا، کیا ہو رہا ہے؟ سیدھی طرح شکست تسلیم کرو۔ اور اس کی بجائے یہ مشرق و مغرب کی باتیں لے کر بیٹھ گئیں، حالانکہ میں بھی سخت جواب دے سکتی ہوں۔ یہ تمہارا حق ہے کوثر، مارلن نے کہا۔ تب میں صرف ایک بات کہوں گی، ہمارے ہاں عورت کا احترام ہے، وہ ایک قیمتی جنس ہے، پوشیدہ ہے، سڑکوں پر عریان نہیں ہو گئی، جبکہ تمہارے ہاں عورت ایک عام سی شے ہو کر رہ گئی ہے۔ کون اس کی طرف توجہ دے گا؟ میرا خیال ہے کہ گفتگو تلخیوں کے حدود میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے اسے بدل جانا چاہیے۔ ہم آپ سے متفق ہیں مسٹر سرفراز، دوسری لڑکیوں نے کہا، اور مریسا کھسانی ہو گئی۔ لیکن میری طرف اس نے بڑی خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا اور میں نے سہمنے کی اداکاری کی۔ مریسا شرمندہ سی رہی۔ لڑکیوں نے موضوع بدل دیا تھا۔ لیکن رات کے ڈنر کے بعد جب سب لوگ مختصر تفریحات میں مشغول ہو گئے تو میں سب سے الگ تھلگ پائیں باغ میں نکل آیا۔ مسحور کن خوشبو چاروں طرف رقصاں تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے ہوا نم تھی۔ باغ کے ایک گوشے میں پڑی ہوئی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ کر میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور ذہن ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ کیسا انوکھا ماضی تھا میرا، اور کیسا اجنبی لگ رہا تھا۔ کیا وہ میں ہی تھا، لا ابالی، بے فکر، سیر و شکار کا شوقین، سر بلند رہنے والا؟ کیا وہ سرفراز ہی تھا؟ بہرحال ڈرامائی انداز میں سوچنا حماقت تھی، لیکن جو کچھ میں کر رہا تھا وہ بھی ڈرامہ نہیں تھا۔ یہ بات تو ذہن میں پختہ ہو گئی تھی کہ اب گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب تو نہ جانے کون سی زندگی منتظر ہے۔ ہاں، دل میں ایک امنگ ضرور تھی، وہ یہ کہ زندگی کو کسی ایسی ڈگر پر لے جاؤں جہاں کوئی محرومی نہ ہو، اور یہی تصور صحرا گردی پر مجبور کر رہا تھا۔ افریقہ، پر اسرار داستانوں کی سرزمین، دیکھنا میرے لیے کون سے گل کھلاتی ہے۔ خیالات کا راستہ اتنا ہی طے ہوا تھا کہ عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو مریسا تھی، جو بہت قریب آ چکی تھی۔ میں چونک پڑا۔ لڑکیاں بعض اوقات کافی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ اوہ مس مریسا، آئیے، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ میرے پاس بینچ پر آ بیٹھی۔ خیریت، آپ دوسروں سے علیحدہ کیسے ہو گئیں؟ مجھے تمہاری تلاش تھی۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ سرفراز، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ مس مریسا، میں نے خلوص سے کہا، بات مذاق کی تھی، لیکن میری بڑی توہین ہوئی ہے۔ میں ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اسے مذاق ہی رہنے دے مس مریسا، ایسی الجھنیں بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ میں بدصورت ہوں سرفراز۔ نہیں مس مریسا، کوئی بھی نوجوان آپ کو دیکھ کر آہیں بھر سکتا ہے۔ پھر تم اس مذاق کو حقیقت کا رنگ کیوں نہیں دیتے؟ مریسا نے کہا۔ مغربی لڑکی کے اس انداز پر مجھے حیرت نہ ہوئی۔ وہ کھلے دل سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ آپ خود غور کر لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا؟ یہی کہ اس مذاق کو حقیقت کا رنگ دینے سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے۔ کیوں؟ میں آپ کا چند روز ساتھی ہوں، تھوڑی دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد تم ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ڈیڈی کو تیار کر لوں گی، وہ تمہیں یہاں کی نیشنلٹی دلوا دیں گے، ہم شادی کر لیں گے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے یہاں ان معاملات کی پوری آزادی ہے۔ اوہ نہیں مس مریسا، براہ کرم خود کو سنبھالیں، یہ ناممکن ہے۔ میں اسے ممکن بنا دوں گی۔
नवाब साहब इजाज़त नहीं देंगे, मैं अंकल को तैयार कर लूँगी। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अहमक है मिस मरीसा, और मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। ये फजूल बातें हैं, मरीसा रूहासी आवाज़ में बोली। हाँ बिल्कुल फजूल, मैंने झंझलाए हुए आवाज़ में कहा, और मरीसा जलती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में शिकस्त खुर्दगी, नफरत और ना जाने कौन कौन से जज्बात थे। चंद लम्हात यूं ही खामोशी से गुजर गए। तब उसने फिर लब कुशाई की। एक बात बताओगे सरफराज? ज़रूर। तुम किसी और को चाहते हो? मुमकिन है मिस मरीसा। तब वो कौसर के अलावा कोई नहीं हो सकता, मरीसा ने पुरयकीन अंदाज में कहा। ये आपसे किसने कहा? कौसर ने, तुमने, कौसर के एतमाद ने, तुम्हारी इज्तनाब ने। तुम जागते में ख्वाब देखने की आदी हो मिस मरीसा। मिस कौसर मेरी मालकिन हैं, मैं उनका मामूली सा नौकर हूँ। मालक और नौकर में कभी प्यार नहीं होता। बराह करम इन फजूल ख्यालात को ज़हन से निकाल दो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, हमारे यहाँ क़याम को किसी हादसे की शक्ल ना दो। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, मरीसा ने जज्बाती लहजे में कहा, और वो मेरे करीब खिसक आई। अपने आप को इतना सस्ता ना करो मरीसा, तुम औरत हो लेकिन तुम्हारी दीवानी। उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर मेरे होंठों को चूमने की कोशिश की। ये हद से आगे की बात थी। मैं खड़ा हो गया। मैंने हकारत से उसे देखा और फिर सख्त लहजे में बोला, और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, शदीद नफ़रत। और मरीसा चौंक कर खड़ी हो गई, और फिर वो तेज़ी से मुड़ी और दौड़ती हुई अंदर चली गई। मैं गर्दन खुजाते हुए उसे देख रहा था, और फिर मैंने हालात पर गौर किया, कहीं ये लड़की कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। हालांकि मुझे अब फरीजुद्दीन पर एतमाद था, लेकिन उसके बावजूद चुनाचा अब बेहतर यह था कि यहाँ से चल दिया जाए। और फिर मैं वापसी के लिए मुड़ने ही वाला था कि किसी तरफ से एक अजीब सी आवाज़ बुलंद हुई। गालबन छींक की आवाज़ थी और नस्वानी थी। फिर कोई गड़बड़, मैंने सोचा। कौन है? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन खामोशी। जो कोई था सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन बुरा हो छींका, वो दोबारा आ गई, और इस बार मैंने सिमत का अंदाज़ा लगा लिया। उसी वक्त किसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया। अरे अरे, क्या वहशत है! कौसर की आवाज़ सुनाई दी। ओहो, आप कौसर बीबी! मैं जल्दी से उसे छोड़ दिया। कौसर के चेहरे से शर्मिंदगी के जज्बात झलक रहे थे। दरअसल वो बहुत झंझलाई हुई थी। दिन भर खामोश रही, रात को भी सबसे अलग थलग रही, और फिर जब वो चली तो मुड़ से रहा ना गया। मैंने सोचा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, कौसर ने हकलाए हुए अंदाज में कहा। अजीब पागल लड़की है, मैंने जवाब दिया। आओ बैठेंगे कुछ देर। कौसर ने पेशकश की, और मेरे सर में फिर खुजली होने लगी। मोम की कौसर सफ़ेद बेंच पर आकर बैठ गई, लेकिन मैं उसके नज़दीक बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता था। चुनाचा मैं नीचे घास पर बैठ गया। कौसर ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर संजीदा लहजे में बोली, बराह करम बेंच पर बैठ जाओ। कौसर बीबी, मैंने आहिस्ता से कहा। सरफराज, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके सामने आकर खुद पर काबू रखूँ, लेकिन ना जाने क्यों आप और मुझे मेरे खताओं से आगाह कर दें कौसर बीबी, मैंने आर्जी से कहा, और कौसर मेरी तरफ देखने लगी। या इलाही, बड़ी अजीब निगाहें थी। मैं पूरे तौर से उन निगाहों का मफहूम नहीं पढ़ सका। फिर उसने गर्दन झुका ली और फिर आहिस्ता से बोली, सरफराज साहिब। जी कौसर बीबी। लोग आपके बारे में उलझन में मुब्तला थे। मेरे बारे में? जी। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? रशीद साहब, अबू वगैरह? मैं नहीं समझ सका। उनकी निगाहों में आपकी शख्सियत पर इसरार थी। ओ जी, ये वहम था उनका। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मुतमिन तो नहीं हो सके। ये मेरी बदकिस्मती है। जी नहीं, ये हकीकत है। मैं नहीं समझा कौसर बीबी। आप बेहद आला ज़रफ़ इंसान हैं सरफराज साहब, कौसर ने कहा, और मेरे बदन में फरेरियाँ दौड़ गईं। मैं हैरत से उसे देखने लगा। आप इंतहाई ठोस किरदार के मालिक हैं सरफराज साहब। मैंने आप जैसे इंसान बहुत कम देखे हैं। मैं किसी काबिल नहीं हूँ कौसर बीबी। वैसे क्या दूसरे लोग भी करीब मौजूद हैं? जी, अगर फिर मेरा कोई तमाशा बनाना चाहती हो तो मैं हाज़िर हूँ। फरमाइए, आपकी इस गुफ्तगू के जवाब में क्या कहूँ? ना जाने क्यों, और उसके लहजे में तलखी आ गई थी, लेकिन कौसर का सर झुका ही रहा।
وہ میری اس انداز سے چراغ پار نہیں ہوئی تھی۔ حکم دے کوثر بی بی، میں نے کہا۔ آج میں نے اپنی فطرت کو سلا دیا ہے سرفراز صاحب، آج سے میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں کوثر بی بی، میں تا حیات آپ کی جھڑکیاں گالیاں سننے کو تیار ہوں۔ میری کیفیت بھی عجیب ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شکایت سی ابھر آئی تھی۔ مجھے اور شرمندہ نہ کرے سرفراز صاحب، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہی سب کچھ میری خواہش ہے۔ میں بولا، آخر کیوں؟ افسوس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ گویا آپ کی شخصیت کے پردے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میری شخصیت پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام فطرت سے لے کر پیدا ہوا ہوں، غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں اور غلامی میں ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور شرمندہ نہ کریں سرفراز صاحب، عرض کر چکا ہوں کہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ سنیے، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے آپ سے کافی بدتمیزیاں کی ہیں۔ دراصل نہ جانے کیوں آپ کی اس مسکینیت پر غصہ آتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری کسی بھی غلط بات کی مخالفت کی جانے میں چاہتی تھی کہ آپ میرے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ کی جو شکل و صورت ہے اور اس کے مطابق آپ کو ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آپ پر غصہ آتا تھا کہ آپ نے ڈرائیور کی ملازمت کیوں قبول کی۔ بس اسی غصے میں نہ جانے کیوں کیا بکواس کر جاتی تھی۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں۔ خدا کے واسطے کوثر بی بی، آپ وہی رہیں جو تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں اپنی شخصیت تشکیل کر رہا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ پہلے بھی آپ کی زبان سے سنے تھے کہ آپ مجھے ان کی حقیقت بتائیں گے۔ کوثر بی بی، کچھ لوگ خود میں گم ہو کر زندگی گزار دیتے ہیں، ان تک دوسروں کی بات نہیں پہنچتی۔ وہ اپنی ذات میں اس قدر کھوئے ہوتے ہیں، انہیں خود پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ دوسرے ان کی نگاہ میں نہیں آتے۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کتنے شیشے چکنا چور کیے ہیں اور دل کے ٹوٹنے کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ آواز کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ ذرا ذرا ان حدودناک آوازوں سے لرز جاتا ہے اور خودی میں گم لوگ بہرے ہوتے ہیں، لیکن معیشت عزیزی ان کے لیے سزا متعین کرتی ہے اور سزا کا ایک دن ضرور آتا ہے۔ میں انہیں خود پرست لوگوں میں سے ہوں۔ قدرت نے میری سزا میرے ہاتھوں متعین کی، میں خود کو پامال کر رہا ہوں، اور کوثر بی بی، آپ اس میں میری معاون ہیں۔ خدا کے واسطے میری سزا پوری ہونے دیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ مجھے آپ کی اس نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈرائیور ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ مجھے صرف حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے دوستوں میں میرے ساتھ ذلت آمیز سلوک کریں۔ میں اپنی سزا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو میری سزا کا ذریعہ رہنے دیں۔ میں دوسروں کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ سرفراز، میں معافی چاہتی ہوں سرفراز۔ کوثر بے اختیار کھڑی ہو گئی، ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ اٹھے، لیکن میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے میری اوقات میں رہنے دیا جائے، میں نے دونوں ہاتھوں سے کوثر کو روکتے ہوئے کہا، اور کوثر معجوب ہو گئی۔ وہ سراسیمہ سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، آہستہ سے مڑی اور پھر سست قدموں سے رہائشی عمارت کی طرف چلی گئی۔ میں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک اس کا ہیولہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس ٹیم کے تقریباً تمام ممبر کرنل ڈکسن کی کرسی پر جمع ہو گئے تھے۔ روانگی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ اب روانگی میں کوئی تاخیر نہ تھی۔ آخری رات تمام لوگوں کا اجتماع ہوا، جانے والوں کی فہرست بنی۔ 6 لڑکیاں اور 15 مرد، کل 21 افراد کو سفر کرنا تھا۔ کرنل ڈکسن کی 2 لڑکیاں، کرنل میکارڈ جو گارک سے آئے تھے، 2 لڑکیاں ان کے ساتھ بھی تھیں۔ طویل قامت اور غصب مرد جیسی 5 کوثر تھی اور 5ویں کوثر تھی، اور چھٹے پروفیسر ہیکلے کی لڑکی فونا تھی۔ 21 افراد کی میٹنگ میں آخری مراحل میں طے ہو گئے۔ دوسرے دن برٹش ایکوٹیم اسٹیم شپ کمپنی کے ایک فری گیٹ سے روانگی کا پروگرام طے پا گیا اور اس کے انتظامات کرنل ڈکسن نے کر لیے تھے۔ جمیکا سے انہیں لینڈ روور سے سفر کرنا تھا اور جس کے انتظامات وہاں مکمل تھے۔ دوسرے دن صبح لمبی گاڑیاں ہمیں لے کر بندرگاہ چل پڑیں۔ خوبصورت فری گیسٹ برتھ پر
बर्थ प्राण मुंतज़िर था। फ्री गेट के डेकोरेट कैबिनों में उन्हें हमारा सामान जमा दिया। कप्तान माइकल लॉर्ड का एक नौजवान और खुश लिबास और खुश मजाज खस्ता और उस महम जो पार्टी से वो इंतहाई खुश अखलाकी से पेश आया। ठीक 10:30 बजे जहाज़ ने किनारा छोड़ दिया। सब अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। मैं भी एक रेलिंग से टिका हुआ समुंदर के बुलबुलों पर निगाह जमाए हुए माजी के धुंधलकों में कुछ तलाश कर रहा था। फिर मुझे अपना घर, वतन, अपने लोग, रशीदुद्दीन साहब, कहकशां, नूरजहां, जुलेखा सब ही याद आ रहे थे। फिर मैंने गहरी सांस लेकर ख्यालात को ज़हन से झटक दिया और वहाँ से हटने का सोच ही रहा था कि मरीसा ने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा। मरीसा को देखकर मेरी आंखों में कोई जज्बा पैदा ना हुआ। हेलो मिस मरीसा, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हेलो, मरीसा ने अपनी आवाज़ में दिलकशी और लचक पैदा करते हुए कहा। फरमाइए, मैंने मरीसा को मुखातब किया। तन्हा क्यों हैं, उसने पूछा। नई बात नहीं है, मैंने रेलिंग से कमर टिका दी। आदी हो, मरीसा मुस्कुराई। हाँ, मैंने लापरवाही से कहा। क्यों? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहती हूँ। ना कर सकोगी। आजमा लो, मरीसा ने मेरे करीब होते हुए कहा। मिस मरीसा, मैं आजमाइशों की उम्र से गुजर चुका हूँ। पुराने तजर्बात ही इतने तलख हैं कि अब नए तजर्बों की आजमाइश करने को ना ही दिल चाहता है और ना जहन। मेरे कहने से दिल से सुनो। दिल शायद इस नाम की कोई चीज़ कभी हो, मगर अब नहीं है। अब तो धड़कनें भी मादूम हो चुकी हैं। कोई गहरी चोट खाई है, मुमकिन है। मुझे ना बताओगे? क्यों, तुम कौन हो? मरीसा ने शरारत आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। जाओ बेबी जाओ, डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। सरफराज, मरीसा ने उसके सीने तक पहुंचने की कोशिश की। गेट आउट, वो इतने ज़ोर से धाड़ा कि मरीसा उछल पड़ी और उसने अहमकाना अंदाज में सरफराज की शक्ल देखी। लेकिन सरफराज की आंखों में दीवानगी अमेज सुर्खी नजर आई थी। सरफराज, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। आई से गेट आउट। वो इस अंदाज से आगे बढ़ा जैसे मरीसा का मुंह नोच लेना चाहता हो। मरीसा खौफजदा अंदाज में पीछे हटी और फिर उल्टे कदमों दौड़ गई। सरफराज के पेट में कहके उबल रहे थे। मरीसा का इश्क तो अब ठंडा हो ही जाएगा। ज़ाहिर है कि एक नीम पागल इंसान में कौन दिलचस्पी ले सकता है। बेवकूफ़ लड़की अभी तक लकीर पीट रही है। क्या मिलेगा उसे? इन खंडरात में तो कुछ नहीं है। काफ़ी देर तक वो रेलिंग से टिका हुआ खड़ा रहा। खैर, अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा। कैबिन में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और लिबास तब्दील करके एक आरामदाह कुर्सी पर दराज हो गया। एक बार फिर उदासियाँ उसके जहन में रेंग आई थीं। उसने आंखें बंद करके कुर्सी की पुश से सर टेक दिया। तब दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चौंक पड़ा और उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने नवाब साहब खड़े थे। कहो भाई सरफराज मियाँ, क्या हो रहा है? नवाब साहब बेतकल्फ़ी से बोले। कुछ नहीं, यूं ही कुछ सोच रहे थे। कोई ख़ास बात नहीं। फिर भी अर्ज़ किया ना, कोई ख़ास बात नहीं है। भाई बहुत दिनों से तुमसे कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। आज मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। हाज़िर हूँ नवाब साहब। लेकिन दौरान गुफ्तगू अगर काफ़ी का दौर रहे तो गुफ्तगू में लुत्फ़ आएगा। मैं अभी मंगवाता हूँ, सरफराज ने कहा और फिर उसने वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबा दिया। वेटर के आने पर उसने काफ़ी का आर्डर दे दिया और फिर नवाब साहब के सामने मुअद्दब बैठ गया। इस दौरान लंदन में कुछ ऐसा मसरूफ़ रहा कि तुमसे ठीक से बातचीत नहीं हो सकी। तुमने महसूस तो नहीं किया? नवाब साहब ने पूछा। कतई नहीं। ज़ाहिर है कि आपके दोस्त मिले थे। हाँ, तुम बोर तो नहीं हुए? जी नहीं। हाँ भाई, कौसर में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। जी भाई, अब सरफराज साहब हो गए हैं। नवाब साहब मुस्कुराते हुए कहा। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कौसर बीबी तबीयतन बुरी नहीं है। बस जब वो तुमसे बदतमीज़ी करती है तो मुझे अफसोस होता है। आप इस मौजू को जहन से खारिज ही कर दें। हाँ, तुम्हारी आला ज़र्फ़ी से मैं मुतमिन हूँ। खैर जाने दो। मैं तुमसे आज जो गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बहुत अहम है, नवाब साहब ने कहा और उनकी संजीदगी देखकर मैं संभल गया। मैं सवालिया अंदाज में उन्हें देख रहा था और फिर इससे कबल कि नवाब साहब गुफ्तगू शुरू करते, वेटर ने अंदर आने की इजाज़त तलब की।
کافی آ گئی تھی۔ میں نے 2 پیالیاں بنائیں، ایک نواب صاحب کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ یوں تو شاید میں نے تم سے اپنی بہت سی مہمات کا ذکر کیا ہے، درجنوں خوفناک مراحل میری زندگی میں آئے ہیں، لیکن اس بار ایک خاص مہم درپیش ہے۔ جی، میں آہستہ سے بولا۔ نواب صاحب نے کافی کہہ کے گھونٹ لیا اور پھر پیالی رکھ کر ہونٹ خشک کرتے ہوئے بولے، پچھلی بار میری پارٹی جس میں یہ سبھی لوگ شامل تھے، افریقہ کے ایک خاص مقام رتو کوزے کی طرف گئی تھی۔ رتو کوزے ایک دریا کا نام ہے اور جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی تہہ میں بے شمار قیمتی جواہرات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان جواہرات کی تلاش تھی۔ تو رتو کوزے ایک بہنے والا دریا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنا بے حد مشکل، قدم ہی نہیں، جہاں پر قدم ہی جم نہیں سکتے۔ جم کورسیا تو ایک ماہر تیراک تھا، صرف اس نے دریا میں اترنے کی ہمت کی، لیکن ہم مشکل ہی سے اس کی زندگی بچا سکے تھے۔ چنانچہ سب چھوڑ بیٹھے، تب ہم نے دریا کے کنارے کنارے سفر شروع کر دیا۔ ہم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں دریا اتھلا ہو اور بہاؤ کم ہو۔ اس طرح ہم نے دریا کے کنارے کنارے ایک طویل سفر کیا، لیکن دریا کہیں اتھلا نہ تھا، بہاؤ کہیں کم نہ تھا۔ تب ہم جی جوڑ چھوڑ بیٹھے۔ اس رات ہم نے دریا سے تھوڑی دور ہٹ کر قیام کیا۔ چاروں طرف ویران پہاڑیاں بکھری ہوئی تھی، دریا کے کنارے کنارے البتہ ہریالی تھی، اور پھر رات ہو گئی۔